हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज। आई होप कि सारे के सारे ज्वालामुखीज बिल्कुल फायरी अंदाज से आज की क्लास में आ गए हैं। बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो जल्दी से सारे के सारे ज्वालामुखीज का मैं स्वागत करती हूँ और सभी को मैं ये आग्रह करती हूँ कि क्लास में आ जाइए। और आप लोगों को आज मैम थोड़ी अलग सी लग रही होंगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आपकी आई साइट का क्या होगा, आपको दिख कैसे रहा है। तो बच्चों यकीन मानो कि आज मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे जो चश्मे हैं वो गुम गए हैं। और यस, वो कहाँ पे गुमे हैं ये मुझे भी नहीं पता है। तो यस यार, मैंने एक ही महीने में दूसरी बार अपने चश्मे गुमा दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों आप लोगों के कॉमेंट्स मुझे एकदम ऐसे मैं देखूंगी भी नहीं ना तो भी मुझे पता है कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल सिर्फ गुड इवनिंग और फायर इमोजी और वॉल्केनोस दिख रहे हैं। सो आई नो, मैं आप लोगों को जानती हूं और मैं ये भी जानती हूं कि आप लोग बढ़िया तरीके के कमेंट्स कर रहे हो। और आज 10वीं क्लास का रिजल्ट आया है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपके सीनियर्स का आया है बच्चों इस साल। एंड आई जस्ट वॉन्ट, आई विल मैनिफेस्ट फॉर यू गाइज। तो मेरे साथ आप लोग भी मैनिफेस्ट करो कि अगले साल आप लोगों में से हर बच्चे का रिजल्ट 95% के ऊपर आए और एसएसटी में फुल मार्क्स हमको लेकर आने हैं। तो यस, मैं चाहती हूं कि हर बच्चे का रिजल्ट 95% से ऊपर आए और इस चीज को हम लोग यहां पर मैनिफेस्ट करेंगे आज की इस क्लास में। जैसे आपके सीनियर्स ने नाम रोशन करा है वैसे आप लोग भी नाम रोशन करो बच्चों। आई रियली वॉन्ट दैट फॉर यू गाइज। तो यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, Yes, we all manifest. Amazing, amazing, amazing. बहुत ही बढ़िया। 100% मेरे को जो दिख रहा है, देखो मेरी बच्चों ये आंखें जो देख भी नहीं पा रही, उन्होंने देख लिया है कि 100% लिख दिया है किसी बच्चे ने। यस मैम, ऑफ कोर्स मैम। चलो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है गाइज, ऑलराइट। तो कल की क्लास का रिवीजन करके आए हो आप लोग कि नहीं करके आए, जल्दी से मुझे बताओ। 100% का मैनिफेस्टेशन चल रहा है। अमेजिंग। चलिए चलिए चलिए। तो मैं तो यार ये चाहती हूँ कि हर एक ज्वालामुखी जो है उसके अंदर वो फायर बरकरार रहे। हर एक ज्वालामुखी हमारा एग्जाम में मचा दे, एग्जाम में फोड़ कर आए। आई रियली वॉन्ट दैट फॉर यू गाइज। और यहां पर बच्चों द राइज ऑफ नेशनलिज्म, अभी तो हम पहले ही चैप्टर पे हैं, लेकिन मेरे को ये पूरा यकीन है, मेरे को ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों से मैंने जो उम्मीद लगाई है आप इसे पूरा करोगे। आप बच्चों अपना तो नाम रोशन करोगे ही, अपने टीचर्स का भी नाम रोशन करोगे, अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करोगे और बहुत आगे लाइफ में जाने वाले हो। ठीक है, तो ध्यान से क्लास में पढ़ा करो, प्यार से, फन करके, मस्ती करके, लेकिन हाँ पढ़ लिया करो एट द एंड ऑफ द डे। ओके, मस्ती बच्चों देखो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई भी अपनी जगह है। पढ़ाई अगर नहीं होगी तो फिर मस्ती का कोई फायदा नहीं है। मस्ती साथ साथ करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए। तो लास्ट क्लास में मेरे बच्चे हम लोगों ने बहुत सारी करी थी बातें और यहां पर हमारा ये यंत्र हर क्लास की तरह काम ही नहीं करता। कभी भी हम इसको चलाते रह जाते हैं, कभी काम ही नहीं। अरे चल गया, चल जा। ठीक है, ओके। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848। ये इसका टाइमलाइन है। तो यार ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे जाने से पहले, यहां पर इतनी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था याद होगा आप लोगों को। हमने एक तो देखा था कि यूरोप के अंदर उस समय पे किस अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे थे। तो वी सॉ कि अरिस्टोक्रेट्स रह रहे थे, अरिस्टोक्रेसी, द रिच क्लास, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल विद अ लॉट ऑफ हाउसेस, अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ लॉट ऑफ मनी, एलीट पीपल रह रहे थे। उसी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तो न्यू मिडिल क्लास हमको दिखता है। न्यू मिडिल क्लास भी आ गया था, काम वाम करके, बड़ा जो है ना मेहनत करके इन लोगों ने पैसा कमाया था मिडिल क्लास ने, तो ये भी आए थे। और इसी के साथ हमारे पेजेंट्स, कहीं पर ये पेजेंट्स जो थे खुद की जमीनों पे काम करते थे, किराए की जमीन पे काम करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर ये लेबर की तरह, सर्फ की तरह काम करते थे लैंडलॉर्ड्स की जमीन पर। तो बच्चों इस तरीके से हमने यूरोप की सोसाइटी को समझा था। फिर हमने देखा था कि अलग अलग विचार के लोग आ रहे थे यूरोप के अंदर, अलग अलग विचारधारा, सोचने का तरीका जिनका अलग था। एक ऐसे लोग थे जो कि थे हमारे लिबरल नेशनलिस्ट। अब लिबरल नेशनलिस्ट हमेशा ये बात करते थे कि उनको चाहिए आजादी, उनको चाहिए कि मोनार्की हट जाए,
एक ऐसी सरकार है जहां पे हम खुद से अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, इन सब चीजों की वो मांग करते थे। लेकिन उसी के साथ इनको चैन से जीने थोड़ी देंगे। तो यहां पर बच्चों हमने कंजर्वेटिव्स को भी आते हुए देखा। कंजर्वेटिव कौन लोग होते हैं? कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो पुराना, जो चलती आ रही हैं चीजें, वो कहते हैं वही चीजें चलती रहनी चाहिए। पुरानी चीजें यानी कि मोनार्की, राजा के पास जितनी पावर्स रहती हैं, वो सारी चीजें जैसी चलती आ रही हैं वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए टिल टाइम इमेमोरियल, है ना। आगे आने वाले समय तक वही चीजें बरकरार रहनी चाहिए जो चलती भी आ रही है समाज में। अब ये कंजर्वेटिव्स बच्चों इतना इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हम तो यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव रेजिम एस्टैब्लिश करके रहेंगे। तो इन लोगों ने क्या करा, फ्रांस में वापस मोनार्की आ गई। हम देखते हैं कि नेपोलियन ने जितनी टेरिटरीज गेन करी थी वो फ्रांस से छुड़ा ली जाती हैं। फ्रांस के बॉर्डर्स पर छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए जाते हैं ताकि कल को फ्रांस मस्ती ना करे, कल को फ्रांस जो है ना निकलकर दूसरे कंट्रीज पे हमला ना करने के लिए निकले। तो यहाँ पे फ्रांस को रोका जा रहा था छोटे छोटे स्टेट्स उसकी बाउंड्रीज पर क्रिएट करके। इस तरीके से बच्चों ये कंजर्वेटिव्स पुराना जो ऑर्डर है वो यूरोप में कंजर्वेटिज्म एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सारे मेरे ज्वालामुखी एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देंगे कि कौन से साल में, कौन से ईयर में इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करा था, जिसके बाद ये कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में एस्टैब्लिश करने को आ गए थे। जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा वो साल था। देख लूंगी मैं अपनी बच्चों की आंखों से, जहां से मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ, 1815, 1815, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, कंजर्वेटिव ऑर्डर ला रहा था वापस। साथ ही में देखते हैं सेंसर करना चालू करते हैं चीजों को, इनके खिलाफ कभी कोई कुछ बोल नहीं पाता, आवाज नहीं उठा पाता है। बिल्कुल भी डिसेंट टॉलरेट नहीं करते थे। डिसेंट क्या होता है? इनके खिलाफ अगर कोई जाता था, इनसे नाराजगी अगर कोई व्यक्त करता था तो वो करने ही नहीं देते थे भाई, कि अगर तू भाई मेरे राजा के खिलाफ जाएगा तो तेरे को पकड़ के मैं जेल में डाल दूंगा या फिर तेरे को मार पड़ेगी। तो इस तरीके से बच्चों डिसेंट क्रिटिसिज्म बिल्कुल अलाउड नहीं था, चीजों को सेंसर कर दिया जाता था। ये जितने कंजर्वेटिव रूल वापस एस्टैब्लिश हुआ था ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक था, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, साथ ही में इसमें और भी शब्द जोड़ दो, एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है। मतलब कि ऐसा शासन राजा ने एस्टैब्लिश कर दिया था जहां पे राजा जो बोलेंगे वही होगा, जनता की एक नहीं सुनी जाएगी, राजा जो बोलेगा वही होकर रहेगा, जो हुक्म मेरे आका, इस तरीके से, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लिबरल नेशनलिस्ट देख लिए, कंजर्वेटिव्स देख लिए, और अब मैं बच्चों बात करने वाली हूं यहां पे जो लोग बागी बने थे, यानी कि हमारे रेवोल्यूशनरीज और रिबेल्स। मैंने आपको लास्ट स्लाइड यहां पर छोड़ दिया था बच्चों इसके साथ में, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जब कंजर्वेटिव्स अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि यूरोप के अंदर हम वापस कंजर्वेटिज्म को एस्टैब्लिश कर डालेंगे, उसी समय पे बच्चों अब जनता हो रही है बहुत ही ज्यादा आग बबूली। जनता को आ रहा है गुस्सा कि भाई ये जो राजा है ये हमारा पीछा छोड़ के जा क्यों नहीं रहे, इनको हमसे ऐसा क्या प्यार है भाई कि ये हमें छोड़ के ही नहीं जाते। हम बार बार इन्हें बोलते कि राजा चले जाओ चले जाओ, लेकिन ये तो नहीं जा रहे। अब हमें कुछ सॉलिड ऐसा करना पड़ेगा कि हम इन्हें भगा सकें। तो यहां पे बच्चों हमारे रेवोल्यूशनरीज आ जाते हैं। ये जो कंजर्वेटिव सप्रेशन हो रहा था, यानी कि जो कंजर्वेटिव्स मिलके जनता को दबा रहे थे, उसके खिलाफ बच्चों हम लोग देखते हैं एक रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो यही था कि रेवोल्यूशनरी एस्टैब्लिश करने लगते हैं अपने आप को। सीक्रेट सोसाइटीज, मतलब बच्चों सीक्रेट सोसाइटी का मतलब है ये जो जनता थी अपने ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाती है छुप छुप कर, कि बाकी लोगों को पता ना चले, राजा की नजर में हम ना आए। तो सीक्रेट सोसाइटीज यहां पर क्रिएट करी जा रही थी, छुप छुप के लोग इन सीक्रेट सोसाइटीज का हिस्सा बनते थे, यहाँ की मीटिंग्स अटेंड करते थे। इन सीक्रेट सोसाइटीज में, जो कि यूरोपियन स्टेट्स में आती है, यूरोप में अलग अलग हिस्सों में सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगती है, छुप छुप आकर लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैलने लगते हैं। क्रांति का विचार जो है वो इस सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू ज्यादातर जनता में पहुंचाया जाता है। इन सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि कल को अगर राजा के खिलाफ आवाज उठानी है तो कैसे उठानी है, अगर तख्ता पलट करना है, राजा को हटाना है तो कैसे करना है, कैसे रेवोल्यूशन लेकर आनी है। ये सारे के सारे आइडियाज और
करामातें बच्चों कहां करी जा रही थी? सीक्रेट सोसाइटी के अंदर। सीक्रेट सोसाइटी के अंदर ये चीजें सिखाई जा रही थी। लिबरल आइडियाज को फैलाया जा रहा था कि फ्रीडम वगैरह, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, आजादी चाहिए, राजा को हटाना है। तो लिबरल आइडियाज फैल रहे थे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैल रहे थे, रेवोल्यूशन की बात करी जा रही थी, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इसी तरीके से इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कि कैसे लड़ना है, कैसे झगड़ना है, राजा के खिलाफ कैसे आवाज उठानी है। साथ ही में देखो, दे वर कमिटेड, बिल्कुल अपने तन मन से ये लोग बच्चों मोनार्की को अपोज करते थे। ये जितने रेवोल्यूशनरी थे ये बिल्कुल मोनार्की के यानी कि राजा के शासन के खिलाफ थे एंड एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। तो जितने भाई कंजर्वेटिव ऑर्डर ट्रीटी ऑफ वियना के बाद एस्टैब्लिश करा गया था कंजर्वेटिव्स द्वारा, उसके बिल्कुल खिलाफ थे हमारे रेवोल्यूशनरीज। दे स्वोर, इन्होंने कसम खा ली थी कि टू फाइट रिलेंटलेसली, मतलब हम बिना सोचे समझे लड़ते रहेंगे आजादी जब तक हमें नहीं मिल जाती तब तक। जब तक आजादी नहीं मिल जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे अपनी आजादी के लिए। एंड दे व्यूड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एज स्ट्रिक्टली नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बच्चों उन्हें यही लगता था कि हमें क्या करना है, वी नीड इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, जो कि एक बहुत जरूरी पार्ट है अगर हमें आजादी लेकर आनी है। तो ध्यान से इसको समझो। हम लोग देखते हैं बच्चों, जब कंजर्वेटिव्स अपना रूल एस्टैब्लिश करना चालू करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, सारी पावर राजा लोग अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइम पे एक ऑपोजिट रिएक्शन आता है उन लोगों का जिन्हें आजादी चाहिए थी राजा से। ये सारे लोग अब क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस मोनार्की को गिरा सके, हम कैसे राजा के शासन को हटा सके। और इसी जनता ने सीक्रेट सोसाइटीज को बनाना चालू करा। छुप छुपाकर ये लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, रेवोल्यूशन के जो विचार थे उसको फैलाते थे, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देते थे। ये लोग मोनार्की के बिल्कुल खिलाफ थे और इन्हें लगता था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो उस आजादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कंट्री क्रिएट करें, हम अपना नेशन स्टेट क्रिएट करें। वहां पे हम लोग खुद से अपनी गवर्नमेंट को चुन सकेंगे और इस मोनार्की को भगा देंगे। तो नेशन स्टेट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको आजादी चाहिए तो, अगर आपको इनसे मुक्त होना है तो ये सारी चीजें ये लोग यहां पर समझ रहे थे। यहां पर ये लोग इस चीज को रिलेंटलेसली होता है बच्चों की, मतलब बस करते चले जा रहे हैं। जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ते चले जाएंगे, तब तक हम जो है ट्रेनिंग करते चले जाएंगे, अब तो मतलब तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिलती है। इस तरीके से इसको समझो, सेंटेंस के फॉर्म में समझा करो, ठीक है। नाउ देखो, ओके, नाउ पोल आएगा, पोल अभी आएगा। ओके, अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं ये तैयार हो गए हैं, इन्होंने अपनी कमर कस ली है। तो यहां पर हम देखते हैं एक बहुत ही फेमस रेवोल्यूशनरी, एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी यहां पर उमड़ कर आते हैं जिनका नाम है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गिजिपी मजीनी। मजीनी जी, मजीनी जी को हम लोग यहां पर हाथ जोड़ के हेलो जी, हेलो मजीनी जी, हाउ आर यू मजीनी जी, हाउ आर यू डूइंग। हाँ, बता नहीं रहे, थोड़े गुस्से में लग रहे हैं बच्चों। ये जो रेवोल्यूशनरी थे ना, गिजिपी मजीनी जी, ही वाज वेरी वेरी एंग्री एट दिस टाइम। बहुत गुस्से में थे ये। गुस्से में क्यों थे, चलो देखते हैं। ही वाज बोर्न इन जेनोआ, इनका जन्म जो है जेनोआ में होता है, जगह है भाई जेनोआ एक, 1807 में जन्म होता है। बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ सोसाइटी ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं ये। उसके बाद 2 सोसाइटीज इन्होंने खुद से बना डाली, एक यंग इटली मर्सेल्स, मर्सेल एक जगह है वहां पर, और यंग यूरोप एक और सीक्रेट सोसाइटी बर्न, बर्न एक और जगह है वहां पे। कोर बिलीफ ये था that God had intended nations to be the natural units of mankind। बच्चों ध्यान से इस बात को समझना, मजीनी जी का विश्वास ये था कि भगवान भी चाहते हैं कि कंट्रीज या नेशन स्टेट्स नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड होने चाहिए, यानी कि एक जैसी जो जनता है वो एक देश का हिस्सा बन के रहनी चाहिए। ये चीज भगवान भी चाहता है, ठीक है। तो मजीनी जी भगवान में विश्वास रखते थे और वो कहते हैं कि भगवान इस चीज में विश्वास रखते हैं कि एक जैसी जो जनता है वो एक देश का हिस्सा बन के रहनी चाहिए। ये बात इन्होंने यहां पे कह दी थी, बहुत ही अमेजिंग। और बच्चों क्योंकि ये थे एक रेवोल्यूशनरी, तो इनके पता है अगेंस्ट बड़े हेटर्स थे, बहुत लोग इन्हें हेट भी करते थे। और सबसे बड़े इनके हेटर है ये, कौन है हेटर,
ड्यूक मेटरनिच। अब जरा मुझे याद दिला दो तुम लोग एक बारी, मतलब मजा ही आ जाए, एक बारी याद दिला दो कि ये ड्यूक मेटरनिच जो है बच्चों, ये कोई नए इंसान नहीं है, इनकी बात हमने लास्ट क्लास में भी कर रखी है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ड्यूक मेटरनिच थे कौन, कौन अंकल है ये, क्या करा था इन अंकल ने, बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ये होस्ट थे, आपके होस्ट और दोस्त थे। कहां पे? ट्रीटी ऑफ वियना की जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, वहां पर इन्होंने उस मीटिंग को होस्ट करा था। ड्यूक मेटरनिच कौन थे? ड्यूक मेटरनिच एक कंजर्वेटिव थे। कौन थे ये? ही वॉज अ कंजर्वेटिव। और हमारे मजीनी जी रेवोल्यूशनरी। तो भाई इनके बीच में कैसे ही बन सकती है, ये तो दुश्मन है एक दूसरे के। कंजर्वेटिव लोग तो ये बोलते हैं कि चीजों में बदलाव नहीं आना चाहिए, वहीं पे रेवोल्यूशनरी तो बोलता है कि मोनार्की को हटाओ। वो कह रहे हैं मोनार्की को स्थापित करो, ये कह रहे हैं मोनार्की को हटाओ। ये आजादी की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, राजा के कंट्रोल में सब कुछ रहना चाहिए। तो बच्चों यहां पे ड्यूक मेटरनिच एक बहुत ही खास बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। यानी कि हमारा जो समाज है, जिस तरीके से ये समाज चल रहा है, इसके बहुत बड़े दुश्मन है मजीनी। क्योंकि मजीनी तो सोशल ऑर्डर बदलना चाहते हैं ना, मजीनी तो तख्ता पलट करना चाहते हैं, वो मोनार्की को हटाना चाहते हैं, वो रेवोल्यूशनरी है। तो इस तरीके से मेटरनिच उनको डिस्क्राइब करते हैं कि मजीनी हमारे सोशल ऑर्डर को भंग करना चाहते हैं। ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इस तरीके से बच्चों ये जो है ना एक दूसरे के दुश्मन है। तो अगर मेटरनिच बोलेंगे कि चल कॉफी पीवांगे, तो मजीनी बोलेंगे कि मन ने चाय पसंद है। वो बोलेंगे चल कॉफी पीवांगे, मन ने चाय पसंद है। गामा में लाइट कोई ना आती, मन ने तारिया की छांव पसंद है। इस तरीके से बच्चों यहां पर इन दोनों को बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बिल्कुल 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 ओपोनेंट्स ओपोनेंट्स ओपोनेंट्स। और यहां पर अगर वो कह रहे कि एक तरीके से राजा का शासन होना चाहिए, तो ये कह रहे राजा को हटाओ। वो कह रहे कंजर्वेटिव ऑर्डर होना चाहिए, कह रहे बिल्कुल भी नहीं, उसके खिलाफ हमें जाना है, हम लोगों को तो रेवोल्यूशन लेकर आनी है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। अब यहां पे बच्चों हम लोगों ने रेवोल्यूशनरी को तो समझ लिया है। किसको समझ लिया है हमने? रेवोल्यूशनरी। तुम लोग भी बनो बच्चों रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी पता है ना कौन होता है? व्यक्ति जो चेंज लेकर आता है, जो बदलाव लेकर आता है, जो चेंज लेकर आने में विश्वास रखता है। रेवोल्यूशन। हम लोग देखते हैं कि जब कंजर्वेटिव ऑर्डर ट्रीटी ऑफ वियना के बाद स्थापित करा जाता है यूरोप में, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस मोनार्की के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, जो कि इस कंजर्वेटिव ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। और वो लोग बच्चों क्या करते हैं? वो लोग सीक्रेट सोसाइटी बनाना चालू करते हैं, जहां पर वो मिलना चालू करते हैं, जहां पर वो ट्रेनिंग अपने एक दूसरे को देते हैं। और वो ये पूरा का पूरा इस चीज में विश्वास रखते हैं कि हमें मोनार्की कि बिल्कुल हम लोग खिलाफ है, मोनार्की को हमें गिराना है। वी आर टोटली अगेंस्ट मोनार्की। हम लोगों को आजादी चाहिए, और आजादी तभी आ पाएगी जब हम नेशन स्टेट्स को क्रिएट करेंगे। तो दीज वर द रेवोल्यूशनरीज, उनका इस तरीके से मानना था। और हमने एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी का भी जिक्र करा है, जिनका नाम था गुजीपी मजीनी, जो बच्चों सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का हिस्सा बने थे। उसके बाद उन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटी खुद से बनाई थी। आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बनाई थी? फटाफट से उन दोनों सीक्रेट सोसाइटीज का नाम मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। मैंने बच्चों पोल आ रहा है, पोल आ रहा है, अभी आ रहा है पोल। यंग इटली एंड यंग यूरोप, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
चलिए अब मेरे सारे बच्चे पोल जिसका इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, तो पोल खोलेगा आप लोगों की पोल। फटाफट से बता दो बच्चों, सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म क्यों करा जाता था, क्यों बनाई जाती थी ये सीक्रेट सोसाइटीज? सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म टू प्रमोट ट्रेड, ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज, सपोर्ट मोनार्क्स या फिर स्प्रेड रिलीजन। किस वजह से इन सीक्रेट सोसाइटीज को क्रिएट करा गया था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, किसलिए बनाई जाती सीक्रेट सोसाइटी? बिल्कुल सही बच्चों, द करेक्ट आंसर इज इन ऑर्डर टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देनी है भाई, कल को वो लड़ने जाएंगे, कल को मोनार्की को हटाने जाएंगे तो वो प्रिपेयर्ड भी तो होने चाहिए। ये थोड़ी कि घर से निकल के आप पहुंच गए, करना क्या है पता नहीं। तो वो ट्रेनिंग देने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज को क्रिएट करा जाता था। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, प्रतीक, मनदीप, शेख तौसिफ, शुभम, उमंग, प्रक्षल, कुणाल, सक्षम, राजवीर एंड मुनाजा। ऑल राइट, चलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए यहां पर है। रेवोल्यूशनरीज का उद्देश्य क्या था? रेवोल्यूशनरीज का एम क्या था? किस चीज को वो एम करते थे? अब आप लोग जैसे यूपीएससी का एम है आपका, किसी का एम है कि भाई हम कल को डॉक्टर बनेंगे, है ना, किसी का एम है कि कल को हम इंजीनियर बनेंगे। लेकिन यहां पर जो हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं, इनका उद्देश्य क्या होता था? व्हाट वाज देयर एम? इनका भी तो कोई एम था ना, कोई उद्देश्य था जिंदगी में। मोनार्की को और मजबूत करना था, मोनार्की के बिल्कुल खिलाफ थे और फ्रीडम प्रमोट करनी थी, प्रमोट फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को प्रमोट करना था, या फिर अरिस्टोक्रेसी के समर्थन में काम करते थे। क्या उद्देश्य था बच्चों इनका? जल्दी से बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो कॉफी पीवांगे, मन्ने चाय पसंद है। चलो यार चाय मंगवाते हैं, चाय है ना, चाय पसंद है मन्ने, तो अभी चाय आएगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? यहां पर डेफिनेटली करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगेन ऑप्शन बी, मोनार्की के खिलाफ जाना और फ्रीडम को प्रमोट करना, आजादी को प्रमोट करना, यह था हमारे रेवोल्यूशनरीज का बेसिक उद्देश्य। ऑलराइट, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है गाइस, बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 मेरे शेरों। शाश्वत शाश्वत शाश्वत, शुभम, मनदीप, कुणाल, प्रतीक, रौनक, प्रिया, आहान, विवेक, अमित, बहुत बहुत अमेजिंग गाइस। एक और सवाल आप लोगों के लिए आ गया है, अब पता चलेगा कि किसने ध्यान से सुना था हमारा ये टॉपिक। गुजीपी मजीनी, बच्चों मेटरनिच जी के बहुत बड़े दुश्मन गुजीपी मजीनी कहां पैदा हुए थे? इंडिया मत बोल देना, ठीक है, ऑप्शंस में भी नहीं है। कहां पैदा हुए थे? रोम में, मिलान में, जेनोआ में या वेनिस में? Where was he born? किधर पैदा हुए थे? बताइए जल्दी जल्दी। They were rivals. Who was a rival? Mazzini and Metternich were rivals because he was a revolutionary and he was a conservative. तो definitely ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। जेनुआ, जेनुआ में पैदा हुए थे बच्चों ये, ऑप्शन सी याद रखिएगा, जेनुआ में इनका जन्म हुआ है। ओके, प्रक्षल, शुभम, मनदीप, उमंग, उमाकांत, शौर्य और प्रतीक और विख्यात और विवेक और विभू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे बच्चों, अब यहां पर देखते हैं, देखो अब जरा आते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब बच्चों क्या होने वाला है, रेवोल्यूशनरी बिल्कुल तैयार हो गए, उन्होंने बिल्कुल ट्रेनिंग ले ली है, ठीक है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में नाउ दे आर रेडी टू अपोज मोनार्की कि अब हमारे सामने कोई भी आ जाए,
हम छोड़ेंगे नहीं उसको। हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी कंजर्वेटिव रेजिम्स थे, यानी कि जो कंजर्वेटिव राजा महाराजा थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी पावर जमाने की कोशिश कर रहे थे यूरोप में। कंसोलिडेट करने का मतलब है अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, पावर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दे वांटेड टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर कॉमन पीपल, आम जनता पे वो और भी ज्यादा कंट्रोल लगाना चाहते थे। ऑलरेडी बहुत कंट्रोल कर रखा था, सेंसर कर रखा था जनता को। जिस तरीके से बच्चों राजा की पावर पे कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन जनता के ऊपर कंट्रोल जरूर था। तो राजा का जो मन करता था राजा वो करता था, और जनता को बोलने ही नहीं देता था, अपने आप को व्यक्त ही नहीं करने देता था। तो जनता के ऊपर कंट्रोल जमाना और अपने शासन एकदम से मजबूत बनाए रखना, ये हमारे कंजर्वेटिव्स का मकसद था। कंजर्वेटिव्स यही कर रहे थे। लेकिन हमारे जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, जो बिल्कुल अब आजादी की दौड़ में भागने वाले हैं, ये बच्चों लोग रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। जितने हमारे लिबरल्स थे, जितने नेशनलिस्ट थे, ये सारे के सारे लोग अब रेवोल्यूशन लाने में बहुत ज्यादा अपना हाथ बढ़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि अब हम रेवोल्यूशन लेकर आए। रेवोल्यूशन का मतलब है क्रांति लेकर आनी है, मोनार्की को हटाना है, ठीक है, अब मोनार्की पे रोक लगानी है, उस तरीके से। These revolutions occurred in many different regions of Europe। और अब एक के बाद एक रेवोल्यूशन अकर करती जाएगी। बार बार यूरोप में रेवोल्यूशंस आने वाली है, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे नेशन स्टेट्स भी फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें भी देखने वाले हैं। कौन लीड कर रहा था इन रेवोल्यूशंस को, कौन सबसे आगे आगे रेवोल्यूशंस में था बच्चों, तो ये हमारे लिबरल नेशनलिस्ट थे, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, पैसा भी इनके पास था, पढ़ लिख भी गए थे, और इनको अब समझ आ गई थी कि हमें मोनार्की के खिलाफ जाना है। तो यही लोग जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वही लोग लिबरल नेशनलिस्ट थे, वही लोग रेवोल्यूशन लाने के लिए यहां पर सबसे आगे खड़े हो गए थे, ठीक है। वही लोग हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वही एजुकेटेड मिडिल क्लास लिबरल नेशनलिस्ट है, वही लिबरल नेशनलिस्ट यहां पे रेवोल्यूशन लाने में फोर फ्रंट में खड़े हैं, सबसे आगे खड़े हैं, और वो अब रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। तो यहां पे हमारी चालू हो गई है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। और ये जो एज का मतलब उम्र नहीं, एज का मतलब वो समय यूरोप के अंदर जब रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन आई थी, तभी इस टॉपिक को एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है। 1830 से लेकर 1848 तक बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, 1789, अगर आप पूरा थोड़ा सा ट्रेस करो टॉपिक, 1789 में क्या हुआ था बताओ मुझे, थोड़ा सा हिस्ट्री में और जाते हैं, हिस्ट्री की भी हिस्ट्री में जाते हैं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। 1789 के बाद हम लोग देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा समय आगे अगर आप चलोगे तो नेपोलियन शासन करने आए थे। नेपोलियन को हरा दिया गया था 1815 में। 1815 के बाद से कंजर्वेटिव्स जो है अपना पैर जमाने लग गए थे यूरोप के अंदर, और फिर 1830 आते आते अब जो है कंजर्वेटिव्स को बहुत ही ज्यादा सबक सिखाने का टाइम आ गया है, और 1830 के बाद हम लोग देखेंगे कि रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन आती चली जाएगी। ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन का आना, उसके बाद कंजर्वेटिव्स अपनी पावर जमा रहे थे और फिर उनको पावर से हटाना, ये चालू होगा 1830 से। तो दिस इज द एंटायर टाइमलाइन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों चलो आप ही गेस करो कि पूरे यूरोप में कौन सी वो जगह है जहां सबसे पहले रेवोल्यूशन आता है। हर बार की तरह सबसे पहले यहीं से चीजें चालू होती हैं। जैसे होता है ना कि चिंगारी लगना, कि पूरे जंगल में आग लगने से पहले एक चिंगारी लगती है। वो चिंगारी कहां लगती है सबसे पहले? फ्रांस में। और कहां? फ्रांस में। तो यहां पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जाती है, आई थिंक ये बात आपने सुनी भी होगी, कि व्हेन फ्रांस मतलब व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींक मारता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि बच्चों हमेशा जो चीज फ्रांस से चालू होती है वो चीज फिर पूरे यूरोप में फैलने लग जाती है, ठीक है। दैट इज वाई ये बात बोली गई है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। और अगेन फिर से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, फिर से फ्रांस में ही रेवोल्यूशन आएगा और फिर वो धीरे 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 पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आता चला जाएगा। चलो देखते हैं।
हम लोग देखते हैं साल था 1830। 1830 के अंदर हमारी जुलाई रेवोल्यूशन आती है फ्रांस में, एक और बारी रेवोल्यूशन। देखो कैसे, लिबरल रेवोल्यूशनरीज ओवरथ्रू द बर्बन किंग्स। बच्चों ये बर्बन, आपने बिस्किट तो हमेशा खाया होगा, लेकिन ये जो बर्बन राजा थे इनको हटा दिया हमारे लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे। अभी मैंने आपको बताया मिडिल क्लास के लोग ही लिबरल्स हैं और वही लोग रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। तो लिबरल रेवोल्यूशनरी यानी कि वही लोग जो लिबरल्स हैं और जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जो बर्बन किंग था फ्रांस में, बर्बन किंग फ्रांस में कैसे था अभी आपको याद होगा, ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू बर्बन राजा को वापस लाया गया था। बर्बन डायनेस्टी के राजा को वापस लाया गया था फ्रांस के अंदर कि आप राजा बन के बैठो इधर। लेकिन अब उसी राजा को हटा दिया जाता है हमारे लिबरल रेवोल्यूशनरीज द्वारा इन जुलाई 1830। बर्बन किंग्स जो कि अभी कंजर्वेटिव शासन के दौरान ही वापस लौटे थे, इनकी खुशियां ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। ये रेवोल्यूशनरीज जो है अब इस समय पर बच्चों फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है कि राजा तो रहते रहेंगे लेकिन राजा की पावर को कंट्रोल करने के लिए एक संविधान होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, पावर ऑफ द किंग, पावर ऑफ द किंग will be controlled by a constitution। संविधान के थ्रू आपकी पावर पे लिमिट्स लगाई जाएंगी, आपकी पावर को रोका जाएगा। लुई फिलिप को बना दिया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का राजा। तो बर्बन किंग्स को हटाकर हम लोग देखते हैं अब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाया जाता है, जहां पे अब राजा बना दिया गया लुई फिलिप को। लेकिन लुई फिलिप को भी ये चेतावनी दी गई है कि आप अपनी मन मर्जी से शासन नहीं कर सकते, आपके ऊपर रोक लगाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रह के राज करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन आता है। ड्यूक मेटरनिच का फेमस रिमार्क यही था कि फ्रांस जब एक बार छींक मार दे तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। देखो मेरे को तो भाई ये ड्यूक मेटरनिच, बच्चों मैं सही में बता रही हूं, मेरे को ये कंजर्वेटिव से ज्यादा शायर लग रहे हैं। ये जो है ना मेटरनिच, ये है इस चैप्टर के शायर। ये पता नहीं है ऐसी ऐसी लाइनें लेकर आते हैं। पहले मजीनी को बोल रहे थे कि हमारे सबसे डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के, अब बोल रहे हैं कि फ्रांस छींक मार दे तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। मेरे को लगता है कि इनके पास कोई और काम तो नहीं था और ये क्या करते थे, ये बस शायरियां लिखते थे, ये बस ही वांटेड टू बी अ राइटर। आई थिंक इनको एक लेखक बनना था, लेकिन ये बन गए कंजर्वेटिव, दिक्कत हो गई इनके साथ। ओके, तो यहां पर एक और लाइन मेटरनिच जी ने उठा के फेंकी है, When France sneezes, rest of Europe catches cold। चलो देखते हैं कैसे ठंड लगती है यूरोप को। फ्रांस के अंदर बच्चों जुलाई 1830 में जो रेवोल्यूशन आती है उसका इंपैक्ट पड़ता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। हम लोग देखते हैं जुलाई रेवोल्यूशन का इंपैक्ट कैसे पड़ता है। ये जो रेवोल्यूशनरी इवेंट्स फ्रांस में होते हैं, इससे दूसरे नेशंस को इंस्पिरेशन मिलता है, दूसरे नेशंस को प्रेरणा मिलती है। वाओ, फ्रांस वाले अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बच्चों क्लास के अंदर आप देखते हो, क्लास के अंदर कभी कभी क्या होता है कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है और एक बच्चा हैंड रेज करता है और पहले किसी की हिम्मत नहीं होती हैंड रेज करने की, लेकिन जब एक बच्चा हैंड रेज करता है तो उसको देख देख के दूसरे भी बच्चे हाँ हम भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं। हिम्मत मिलती है दूसरों को कि अगर भाई ये पूछ सकता है तो हम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके की हिम्मत यहाँ पे यूरोप की कंट्रीज को मिल रही थी। एक बारी जब फ्रांस रेवोल्यूशन लेकर आया तो बाकी यहां पर जो लोग थे वो भी कहते कि अगर फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सेम चीज हमें देखने को मिलती है कि ब्रुसेल्स आप सभी को पता है आज के टाइम पे ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक देश है और बेल्जियम देश का कैपिटल है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के अंदर हम लोग देखते हैं एक अपराइजिंग हो जाता है। अपराइजिंग का मतलब क्या है, विद्रोह, विद्रोह करना। वहां जो राजा थे उसके खिलाफ विद्रोह करना चालू कर देते हैं लोग। तो ब्रुसेल्स के अंदर विद्रोह चालू होता है। ब्रुसेल्स उस समय पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का हिस्सा था। अब इस विद्रोह के बाद ब्रुसेल्स में जब विद्रोह होता है तो बच्चों बेल्जियम अलग हो जाता है नीदरलैंड से। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट ये था कि ये जो अपराइजिंग होती है ब्रुसेल्स के अंदर, इसके बाद बेल्जियम स्टार्टेड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द नीदरलैंड्स। बेल्जियम जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो एंड रिजल्ट ये था कि फ्रांस से प्रेरणा लेकर ब्रुसेल्स के अंदर
एक विद्रोह किया गया और उसके बाद में पूरा जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से निकलकर एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है। बेल्जियम को मिल गई है आजादी और अब हमें होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा खुशी, क्योंकि बेल्जियम जो है ना बच्चों अभी आपके पावर शेयरिंग चैप्टर में भी आने वाला है। आपको पता है, चलो एक बात बताती हूं, अपराइजिंग क्या होती है मेरे बच्चे? अभी बताया विद्रोह, जब आप खिलाफ चले जाओ किसी के, ठीक है, अटैक कर रहे हो, आप विद्रोह कर रहे हो, नहीं हमें नहीं रहना आपके इस देश में, इस एम्पायर में, हमें अलग होना है, तो ये विद्रोह होता है ब्रुसेल्स के अंदर और उसके बाद बेल्जियम जो है ब्रेक अवे कर लेता है नीदरलैंड से और एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है। चलो एक एक्स्ट्रा बात बताती हूं आप लोगों को, देखो इंटरेस्टिंग है, एक्स्ट्रा बात है, चैप्टर की बात नहीं है, सुननी हो तो सुनना अच्छे से, है ना बच्चों। अभी आप देखो, जैसे अगर आप बेल्जियम को मैप में देखेंगे ना अभी प्रेजेंटली, तो बेल्जियम जो है ना फ्रांस और नीदरलैंड्स के बीच में आता है ना, नीदरलैंड्स और फ्रांस के बीच में आता है। नीदरलैंड्स के अंदर बोली जाती है डच भाषा, फ्रांस के अंदर बोली जाती है फ्रेंच भाषा, और बेल्जियम के अंदर जब आप आगे पढ़ेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर में, तो कौन से दो लैंग्वेज ग्रुप्स रहते हैं मेजरली? फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। फ्रेंच बोलने वाले लोग भी रहते हैं और डच बोलने वाले लोग भी रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो रीजन है, जो बेल्जियम का क्षेत्र है, ये फ्रांस और नीदरलैंड्स के बीच में आता है और कहीं ना कहीं ये एक टाइम पे नीदरलैंड्स किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का हिस्सा भी था। दैट इज द रीजन कि बेल्जियम के अंदर एट प्रेजेंट डच और फ्रेंच बोलने वाली जनसंख्या मौजूद है। तो जब आप चलेंगे पावर शेयरिंग पढ़ने के लिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कितने लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, कितने लोग डच बोलने वाले हैं, वो भी सब हम चीजें समझेंगे। लेकिन जस्ट एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर यू गाइज टू रिमेंबर। वैसे तो मुझे पता है कि जब तक हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ने जाएंगे तब तक आप लोग ये बात भूल चुके होंगे, लेकिन फिर भी अपनी साइड से तो हम बताएंगे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलो ऑल राइट, ठीक है, अब यहां पर आते हैं फटाफट से। हु वॉज इंस्टॉल्ड? कोई फोन में ऐप है ना, लेकिन बच्चों इसे लिखने का तरीका है, किसको जो है रूलर बना दिया जाता है 1830 रेवोल्यूशन के बाद में? सभी को पता है कि जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में 1830 के अंदर, और इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था। राजा की पावर पे लिमिट्स लगाई गई थी, लेकिन लिमिट्स लगाने के बाद किसको रूलर बनाया जाता है इस 1830 रेवोल्यूशन के बाद में? नेपोलियन, लुई 16, लुई फिलिप या मेटरनिच? हु वॉज मेड द रूलर ऑफ फ्रांस? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। क्या है मेरे बच्चों आंसर? कितनी देर से चल रहा है ये? ओके, लुई फिलिप। लुई फिलिप बच्चों शायद एक कपड़े की भी ब्रांड है ना। लुई फिलिप को बना दिया जाता है यहां का राजा। यहां पर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट। लेट्स सी। ओहो हो, ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे शुभम, मनदीप, कुणाल, शेख तौसिफ, हमारे प्रतीक, कनव, रौनक, विवेक, उमाकांत और उमंग, बहुत ही बढ़िया। तो यार मैं ये देख रही हूँ बात, एंड आई एम वेरी सुपर सुपर हैप्पी, सुपर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भाई जितने लोग, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम मुझे अभी तक याद है। मुझे पता है वैसे तो बड़ी आपको ये अजीब सी बात लगेगी, लेकिन क्लास 9th में नीव बैच के अंदर बहुत से ऐसे नाम हैं जो मुझे याद है, और वो बच्चे अभी भी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। एक टीचर के लिए इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि जो बच्चे लास्ट ईयर हमारे साथ थे, अभी फिर अगेन वो हमारे साथ में है, वो अभी भी हमारी क्लास में है, वो अभी भी आंसर्स दे रहे हैं, वो अभी भी टॉप कर रहे हैं। तो आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी दैट। और जितने लोग थे यार क्लास 9th नीव में, वैसे तो आई थिंक मैंने कल भी बात पूछी थी, बट थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, चलिए ओके
ऑलराइट, चलो क्वेश्चन एक और हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए, आ जाइए। विच कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द ब्रुसेल्स अपराइजिंग? अरे भाई क्या इजी सवाल है बच्चों, इसमें तो ना वैसे 100% लोगों को सही जवाब देना चाहिए। जब ब्रुसेल्स के अंदर विद्रोह होता है तो कौन सा देश निकलकर एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनता है? ग्रीस, पोलैंड, बेल्जियम या इटली? चारों में से जल्दी से सही जवाब फटाफट से। ठीक है, ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली बेल्जियम। बच्चों ब्रुसेल्स बेल्जियम का ही कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है कि बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से हटकर एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है आफ्टर सीइंग व्हाट हैपेंड इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो चीज हुई, फिर इसी एग्जाम्पल पे बेल्जियम चलता है और फिर वो भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है। अमेजिंग। तो यहाँ पर शाश्वत, कुणाल, उमाकांत, प्रतीक, रौनक, शुभम, अनय, आहान, सक्षम, प्रिया, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। ऑलराइट, यस, चलो अभी बच्चा पार्टी आ जाते हैं आगे और यहां पर आके देखते हैं ग्रीस का हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल। यार अभी तक हम किस किस को आजादी दिलवा चुके हैं? याद रखिएगा, फ्रांस को, फ्रांस के बाद बेल्जियम को, फ्रांस और बेल्जियम को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और अब आते हैं तीसरी जगह पर जो कि है जर्मनी, बोल रही हूं जर्मनी भी आगे आएगी, ग्रीस। ग्रीस बच्चों आप लोगों ने इंस्टाग्राम की रील्स पे बहुत ही ज्यादा देख लिया होगा। एक ऐसा समय आया था कि जब मैं इंस्टाग्राम खोलती थी, मैं पूरा ग्रीस घूम के आती थी, फिर मैं फोन बंद करती थी, क्योंकि ग्रीस, इतने सारे लोग वहां पे कंटेंट बनाने के लिए चले गए हैं ग्रीस के अंदर कि वो आपको रील्स पे ही दिख जाता है। आपने देखा होगा सैंटोरिनी, वहां पे व्हाइट कलर का सारा जो है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है और नीचे जो है नीला नीला पानी आपको देखने को मिलता है, बहुत सुंदर देखने को मिलता है ग्रीस। अभी ग्रीस की अगर हम बात करें बच्चों, ग्रीस को आजादी कैसे मिली थी, ग्रीस ये इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट कैसे बना था, लेट अस सी। जल्दी से देखते हैं। इस पे ना बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको यहां पे याद रखना है, सबसे पहले देखो 15th सेंचुरी से ही ग्रीस के ऊपर कब्जा करके बैठा था हमारा ऑटोमैन एम्पायर। मतलब बच्चों ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमैन एम्पायर। ऑटोमैन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था जो टर्की पे भी राज करता था, तो ऑटोमैन एम्पायर के अंडर ही ग्रीस आया करता था। अब होता क्या है, स्ट्रगल जो है ग्रीक इंडिपेंडेंस का ऑफिशियली 1821 में चालू होता है। 1821 आते आते जो ग्रीक्स थे, ग्रीस में रहने वाले जो लोग थे, वो बच्चों यहां पर अपनी आजादी की मांग चालू करते हैं। वो संघर्ष 1821 से चालू होता है। आगे देखिए, nationalists in Greece got the support from other Greeks that were living in exile. They also received support from the West Europeans who respected the ancient Greek culture. अब बच्चों जो ग्रीस के लोग थे, इनको समर्थन कहां से मिलता है, कौन से लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, जरा देखते हैं। सबसे पहले ये जो नेशनलिस्ट ग्रीस में थे, जिन्होंने अपनी आवाज उठा ली थी कि हमें आजाद होना है, इनको सबसे पहले सपोर्ट मिलता है बाकी ग्रीक लोगों से जो कि एग्जाइल में रह रहे थे। यानी कि सपोर्ट आता है फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल क्या होता है, देश निकाला। बहुत से ऐसे बच्चों ग्रीस के लोग जिनको देश निकाला मिल रखा था, देश से बाहर भिजवा रखे थे, वो लोग सबसे पहले सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद वेस्ट यूरोप के जो लोग थे, वेस्ट यूरोप में जो बाकी देश थे, वहां से भी इनको, जो कि ग्रीक कल्चर की बहुत इज्जत करते थे, वो भी सपोर्ट करते हैं। तो वेस्ट यूरोपियन भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से सपोर्ट आ रहा था। अपने ग्रीक लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी वेस्ट यूरोप से भी सपोर्ट आ रहा है कि आप लोग आजादी लेकर आओ। अब
पोएट्स एंड आर्टिस्ट कॉल्ड ग्रीस द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब बच्चों जितने पोएट्स थे, जो कविताएं लिखते थे, जो हमारे आर्टिस्ट थे, जो कलाकृतियां करते थे, ये लोग ग्रीस को बुलाते थे क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। क्रेडल का मतलब क्या होता है? आपने क्रेडल बहुत बारी शब्द सुना होगा, पालना। बच्चे का छोटा सा बेड नहीं होता पालना, जो क्रेडल होता है। तो ग्रीस को पालना बोला जा रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, कि यूरोप में जो सभ्यता आई है, यूरोप में जो सिविलाइजेशन आई है, वो ग्रीस से चालू हुई है। ग्रीस से वो सिविलाइजेशन चालू हुई है। बच्चों अगर आप पॉलिटिक्स के भी जड़ों तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स भी ग्रीस से चालू हुई है। तो इस तरीके से जो ये पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो सभी लोग मानते थे कि ग्रीस क्रेडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। मतलब ग्रीस वो जगह है जहां से यूरोप में सभ्यता चालू हुई है, जहां से यूरोप में सिविलाइजेशन चालू हुई है। ठीक है, इस तरीके से ग्रीस को दर्जा दिया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। अब यहां पे यार बाकी लोग आ गए। इंग्लिश पोएट, इंग्लिश एक पोएट थे, यानी कि बच्चों इंग्लैंड के हम बोल सकते हैं कि एक कविता लिखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन यहां पर अब ग्रीस को सपोर्ट करते करते लड़ाई लड़ने आ गए। तो ही ऑर्गेनाइज फंड्स, पहले तो पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद ये वॉर लड़ने जाते हैं ग्रीस को आजादी दिलवाने के लिए। बाद में पता है इनकी मौत कैसे होती है? फीवर की वजह से मौत हो जाती है। इनको बुखार हो जाता है एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ फीवर, क्योंकि उस समय पे बच्चों इतनी इम्यूनिटी नहीं होती थी लोगों के अंदर, इतनी मेडिकेशन नहीं होती थी बढ़िया, तो फीवर की वजह से इनकी मौत हो जाती है, विच इज अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि ये तो बड़ी बहादुर तरीके से जो है ग्रीस के लिए लड़ाई लड़ने गए थे लॉर्ड बायरन। तो इनका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि इनकी मौत फीवर की वजह से हो जाती है। वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे देखो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक फॉर्मल ट्रीटी के साथ अंत होता है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन करा जाता है, जिसके बाद 1832 में, जिसके बाद ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलता है। इस ट्रीटी के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्निशन मिलता है और ऑटोमैन एम्पायर का शासन खत्म होता है ग्रीस में और ग्रीस हो जाता है आजाद। ऑलराइट, सभी को समझ में आई ये बात? चलो एक बारी इसको रिकैप करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे, पोल पे चलेंगे। ठीक है, बहुत बारी बच्चों सवाल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो हम इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चल कॉफी पीवांगे, मन ने चाय पसंद है, आ गई है मेरी चाय। तो जल्दी से बच्चों फटाफट से इसको हम रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो लेट्स रिकैप फटाफट से। ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों की ग्रीस, आज के समय पे ग्रीस जो कि एक आजाद देश है, ऐसा हमेशा से नहीं था। ग्रीस हिस्सा था ऑटोमैन एम्पायर का। ऑटोमैन एम्पायर के रूल के तहत ग्रीस के लोग रह रहे थे। अब ग्रीस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है और इस फीलिंग को सपोर्ट भी करते हैं बाकी ग्रीस के लोग, जिनको देश निकाला मिल रखा था, वो भी समर्थन देते हैं। और वेस्ट यूरोपियंस जो थे, जो कि ग्रीस के कल्चर की बहुत इज्जत करते थे, वो भी सपोर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू होता है 1821 में, ये संघर्ष चालू होता है। अल्टीमेटली जाकर 1832 तक की लड़ाई चलती है। 1832 में फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन करके ग्रीस को मिल जाती है आजादी। तो याद रखिएगा कि कौन सी संधि साइन करी गई थी, कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब साइन करी गई थी? 1832 में। और इसके द्वारा जो है ग्रीस को मिलती है इंडिपेंडेंस। ग्रीस बन जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट और ऑटोमैन एम्पायर के कब्जे से हट जाता है। ग्रीस को क्या बुलाया जाता था? पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे बच्चों, वो ग्रीस को कुछ बुलाते थे, एक लाइन बोलते थे कि क्या है वो? ग्रीस इज द डैश ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। डैश ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जल्दी से सारे बच्चे मेरे को वो शब्द लिखकर बताएंगे कि हमने कौन सा शब्द सुना था, पढ़ा था अभी अभी, फटाफट। ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। बच्चों की ग्रीस वो पालना है जिससे यूरोपियन सिविलाइजेशन चालू हुई है। ठीक है, क्रेडल, बिल्कुल सही। ओके, हाँ जी। तो फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है। ग्रीस का ये जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है ये खत्म होता है एंड ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है। एक बार तालियां बजानी चाहिए ग्रीस के लिए। मिठाई बांटो बच्चों, क्योंकि ग्रीस भी अब इंडिपेंडेंट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, और इसी बात पर हम लोग आ गए हैं पोल पर। जल्दी से पोल को भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ चलो आ जाओ। क्वेश्चन, ग्रीस को इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में मिलती है? 1821, 1830, 1832, 1848।
जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि व्हेन डिड ग्रीस गेट इंडिपेंडेंस, फटाफट, कौन से साल में? जल्दी जल्दी। हम्म, बिल्कुल बच्चों, सही जवाब है 1832। और 1832 के अंदर आपको याद होना चाहिए कि साइन होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और इसके बाद हमारे ग्रीस को मिलती है आजादी। आजादी, चलो देख लेते हैं। अरे यार दिखाओ नाम हमें। हाँ जी, तो शेख तौसिफ, शुभम, कुणाल, अनमोल, आयुष, विवेक, मोहित एंड प्रतीक, सिद्धार्थ, विख्यात। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल आप लोगों के लिए, हु सपोर्टेड द ग्रीक स्ट्रगल एंड डाइड इन 1824? बच्चों वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीक स्ट्रगल को सपोर्ट तो करा था, लड़ाई भी लड़ने गए थे, लेकिन फिर इनकी मौत भी हो जाती है फीवर की वजह से? हु वॉज दैट पर्सन? नेपोलियन, मेटरनिच, लॉर्ड बायरन या बिस्मार्क? हु वॉज दैट पर्सन हु डाइड in the war because of fever? Tell me, फटाफट। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, लॉर्ड बायरन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। यहां पर देख लेते हैं कहां हैं बच्चे। कुणाल, प्रतीक, शुभम, स्पर्श, रौनक, अमूल्य, विवेक, अल्फीशा, शुभम, सुभान एंड सत्यम। ऑल राइट, अमेजिंग 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 अमेजिंग। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। अब मेरे बच्चे, यहां पर बहुत सारी आजादी दिलवाने के बाद हम एक और आइडियोलॉजी की बात करने वाले हैं, एक और विचारधारा की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म क्या है ये हम देखने वाले हैं। आई नो कि ये रोमांटिसिज्म शब्द को सुनकर आप लोग बच्चों भावनाओं में बह जाते हो। रोमांटिक वर्ड सुन के, रोमांटिसिज्म सुन के तुम्हें पता है क्या याद आता है? तुम्हें याद आती है बॉलीवुड की वो फिल्में जहां पे अनरियलिस्टिक रोमांटिक चीजें हमें दिखाई जाती है, बट ये वो वाला रोमांटिक चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द बॉलीवुड रोमांस, दिस इज रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन, नॉट द रोमांटिक इमेजिनेशन यू आर थिंकिंग। बिल्कुल हटके है ये कोई चीज। चलो देखते हैं। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है यूरोप के अंदर, जहां पर एक पर्टिकुलर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप किया जा रहा था। बच्चों सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझे, रोमांटिसिज्म का मतलब यह है कि आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा करनी है, लेकिन कैसे? आपके कल्चर के थ्रू, आपकी संस्कृति के थ्रू। मतलब कि संस्कृति का मतलब है कि जैसे मैं कोई गाना गा रही हूं, गाना इन द सेंस कि ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग गा रही हूं कि वंदे मातरम गा रही हूं या ए मेरे वतन गा रही हूं, और आपने सुना होगा वो कौन सी मूवी आई थी अभी, राजी, राजी का भी एक सॉन्ग था, कौन सा है वो? ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है ना? तो इस तरीके से ये जितने सॉन्ग्स हैं, जब हम इन सॉन्ग्स को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग आती है। जब हम बच्चों जैसे कोई जैसे अभी धुरंधर मूवी आई थी, धुरंधर मूवी जब आप देख कर आते हो, उस मूवी के अंदर भी आप लोगों को के अंदर एक जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अब अभी आप बच्चों के लिए तो नहीं है वो मूवी, लेकिन आप लोगों ने अगर वो रील्स पे देखा होगा कुछ कुछ या फिर सॉन्ग्स उसके सुने होंगे, तो भी आपके अंदर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप होगा। तो सिंपल सी बात है यार कि
बहुत ज्यादा अगर हम बात करें एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लाने का, जब इंडिया का हम क्रिकेट मैच देखते हैं उसके थ्रू भी हमारे अंदर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप होता है। तो बेसिकली बात यही करी जा रही है कि आपके कल्चर के थ्रू, आपके सॉन्ग्स, आपकी मूवीज, आपकी हम बोल सकते हैं प्लेज और इन सभी चीजों के थ्रू, कल्चर के थ्रू जब आप नेशनलिज्म को डेवलप करते हो तो उसको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। रीजन एंड साइंस पे फोकस नहीं करता, तो रोमांटिसिज्म हमेशा ही बोलता है कि साइंटिफिक चीजें और जहां पर हम रैशनैलिटी लेकर आते हैं, जहां बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो सब हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमारे इमोशंस और इंट्यूशन पे विश्वास रखना चाहिए। इमोशंस मतलब हमारी जो भावनाएं हैं, इंट्यूशन मतलब एक तरीके से बच्चों हम पहले से ही नहीं सोच लेते कि मेरी गट फीलिंग ऐसा बोल रही है किसी चीज को लेकर, कि मेरा इंट्यूशन है कि ऐसा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो वो कहते हैं कि आप अपने इंट्यूशंस, अपने इमोशंस पे ज्यादा फोकस करो रादर दैन साइंस, रीजन। और कहीं ना कहीं साइंस और रीजन को जो ग्लोरीफाई करा जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। और मिस्टिकल फीलिंग्स एक तरीके से अगेन वही आपके इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग जो आप फील कर रहे हो उस चीज पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये मेन एजेंडा ये है कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज बने, कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन। तो आप अपने जो कल्चर है, जो आपकी हिस्ट्री रही है, जो कल्चर रहा है, उसके बेसिस पे आपके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को उजागर करने का इन्होंने मकसद उठा रखा है। चलो देखो, यहां पर आपको दो रोमांटिक थिंकर्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले है हमारे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर एक जर्मन रोमांटिक थिंकर है, फेमस जर्मन रोमांटिक फिलोसोफर है। इन्होंने ऐसे बोला था कि ट्रू जर्मन कल्चर एग्जिस्टेड अमंग द कॉमन पीपल हु आर द दास वोक एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज कॉल्ड वोक्स जीस्ट। बच्चों यहां पे देख लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का यह कहना है कि जो जर्मन लोग हैं, जर्मनी की जो जनता है, उनके अंदर जर्मन कल्चर एग्जिस्ट करता है कॉमन लोगों के बीच में। जो आम आदमी है ना जर्मनी का, यानी कि जिसको दास वोक बोल रहे हैं, आम आदमी जो है जर्मन्स, उनके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? एक जर्मन कल्चर एग्जिस्ट करता है। और नेशन की ट्रू स्पिरिट, देश की जो ट्रू स्पिरिट है, वोक जीस्ट की वो बात करते हैं कि इसी जर्मन कल्चर से ही नेशनलिज्म की फीलिंग आ सकती है उनके अंदर। स्पिरिट जो है, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, तो जो लोकल नृत्य हैं, जो लोक गीत हैं, ठीक है, लोक गीत हो गए, लोक कविताएं हो गई, लोक नृत्य हो गया, इन सभी चीजों के थ्रू आपके अंदर वो जर्मन नेशनलिज्म एस्टैब्लिश होगा। नेशनलिस्ट मैसेज इलिटरेट लोगों तक भी ले जाने का यहां पर एम है। मतलब बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, किताबें वगैरह तो पढ़ नहीं सकते इलिटरेट लोग, बिकॉज उनको पढ़ना नहीं आता है। तो इलिटरेट लोगों के अंदर अगर आपको एक नेशनलिस्ट मैसेज लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाओगे आप नेशनलिस्ट मैसेज? अगर आप उन्हें कोई प्ले दिखा रहे हो, अगर आप उन्हें कोई सॉन्ग सुना रहे हो, तो इन सब चीजों के थ्रू इलिटरेट जनसंख्या जो है उस तक भी नेशनलिस्ट मैसेज को पहुंचाया जा सकता है और नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट किया जा सकता है आपके कल्चर के थ्रू, आपके गानों के थ्रू, आपके डांसेस के थ्रू, आपकी पोइट्री के थ्रू, ठीक है, आपकी स्टोरीज के थ्रू, इन सभी चीजों के थ्रू। आगे देखो, यहां पर कैरोल कुरपिंस्की पोलैंड के अंदर यही सेम कोशिश करते हैं। इन्होंने जो है ओपेराज, म्यूजिक्स के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करा। फोक डांसेस जो थे, लोक नृत्य जो है पोलैंड का, जैसे कि पोलोनीज, मजूरका, ये लोक नृत्य को उन्होंने नेशनलिस्ट, हम बोल सकते हैं, सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कि लोग नृत्य देखकर लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आ रही है, गाने जब लोग सुन रहे हैं उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आ रही है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, क्लास ना कल भी मैंने जल्दी एंड कर दी थी, आज क्लास जल्दी एंड नहीं होगी, आज क्लास जल्दी एंड नहीं होगी मेरे बच्चों। ठीक है, आज आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। हम लोगों को इसके बाद एक छोटू सा और टॉपिक कंप्लीट करना है और उसके बाद ही क्लास आज की एंड होगी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों की हर दिन ऐसी बात मानूंगी ना, तो आप लोग तो कभी मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होने दोगे। ठीक है, समझे मेरी बात? ओके, तो यार तुम एक काम करो, मेरी तरह तुम भी चाय पियो और चाय पीकर हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यार ये चैप्टर ना हमें, देखो आज हमारी 3rd क्लास है इस चैप्टर की, और 2 क्लासेस में हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और उन 2 क्लासेस के लिए भी वी हैव इनफ कंटेंट। तो मैं हमेशा देखो आप लोगों को, क्योंकि अभी हम चालू ही कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही आराम से हर कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी तो भी समझाती हूँ। तो इसलिए ना प्लीज एक और टॉपिक तो होगा और उसके बाद ही क्लास एंड होगी।
ठीक है, जब बच्चों मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें कैसे हो सकती है प्रॉब्लम? चलो, ये बात समझ में आई है? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी रोमांटिसिज्म में डाउट है तो उसको मैं क्लियर कर देती हूं बच्चों, सिंपल सी बात है, रोमांटिसिज्म ISM लग गया लास्ट में, है ना, रोमांटिसिज्म, जिस शब्द के एंड में लास्ट में इज्म लग गया, इसका मतलब ये एक विचारधारा है, ये एक आइडियोलॉजी है। और इस आइडियोलॉजी का ये कहना है कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने कल्चर के थ्रू, अपनी जो संस्कृति है उस कल्चर के थ्रू आप एक नेशनलिज्म की फीलिंग को जनता में क्रिएट करोगे। नेशनलिज्म की फीलिंग कल्चर के थ्रू आपकी क्रिएट करी जाएगी। तो यहां पे सिंपल सी बात ये बताई जा रही है, जैसे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, जर्मनी के जो लोग हैं, जो जर्मन पॉपुलेशन है उसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग क्रिएट कर रहे थे। उनका ये मानना था कि फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस, इन सभी चीजों के थ्रू हम लोग इलिटरेट जो ऑडियंस है, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उस तक भी हम लोग नेशनलिस्ट मैसेज को कैरी करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म को प्रमोट करा जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ओपेराज, म्यूजिक और फोक डांसेस, इन सभी चीजों के थ्रू, कल्चर के थ्रू आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करा जा रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट मेरे बच्चे। ओके, ठीक है, सारे आनु गर्ल समझ में आ गई है? तो जल्दी से अभी क्या करना है आप लोगों को, फटाफट से बच्चों देखो, जोश बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए क्लास में। मैम अगर फुल जोश में है तो मेरे बच्चे भी, जो ज्वालामुखी, में आपको क्यों बुलाती हो यार, आप ज्वालामुखी हो, अपनी पावर को समझो, अपनी ताकत को समझो। ठीक है, मैं आपको ज्वालामुखी इसलिए बुलाती हूं, आपका ज्वाला ठंडा नहीं होने दूंगी मैं। तो जल्दी से फटाफट से फायर इमोजी, फटाफट से जल्दी से। यार एक छोटा सा माइंड मैप है, वो एंड में है, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी वो माइंड मैप, बहुत छोटू सा है क्योंकि ये टॉपिक्स ना बहुत ही आसान है, अभी दिखा देंगे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए, अब बच्चों मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी, मतलब मजा आ जाएगा इसको पढ़ के। ठीक है, बहुत सिंपल है, कहानी है एक। देखो, कभी कभी लैंग्वेज, आपकी जो भाषा है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। लैंग्वेज, आपकी भाषा कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करता है, इसको हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। लैंग्वेज कैसे नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करता है, वी विल लुक एट दिस एग्जाम्पल। ओके, देखो हम देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल, रशियन ऑपरेशन इन पोलैंड। After Russia's occupation, the Polish language was forced out of schools. The Russian language was imposed everywhere by force. अब बच्चों हुआ क्या, रशिया ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, और पोलैंड के ऊपर कब्जा करने के बाद पोलैंड के अंदर तो पॉलिश भाषा बोली जाती है, लेकिन रशिया ने जब पोलैंड पे कब्जा करा तो उन्होंने पॉलिश भाषा को स्कूल से हटा दिया, मतलब मना कर दिया कि अब से कोई पॉलिश भाषा में यहाँ पे चीजें नहीं होने वाली है, हर किसी के ऊपर रशियन भाषा को थोप दिया गया। कल को जरा इमेजिन करो कि हम लोग अपनी जो भी भाषा बोलते हैं, हमारे स्कूल में कोई आए और ऐसा बोल दिया जाए कि अब से आप लोग अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते और अब से आप लोग सिर्फ स्पेनिश भाषा बोलोगे। कितना बुरा लगेगा आपको कि हमारी लैंग्वेज हमसे छीनी जा रही है और हमें एक जबरदस्ती दूसरी लैंग्वेज में बात करने के लिए बोला जा रहा है। ये चीज यहाँ पे लोगों को फील होती है। आर्म्ड रिबेलियन होता है रशियन शासन के खिलाफ 1831 में, बट इट वाज क्रश्ड। अब जाहिर सी बात है बच्चों की पोलैंड के जो ये लोग हैं रशिया के खिलाफ एक तरीके से हथियार वगैरह उठा लेते हैं, बागी बन जाते हैं, रिबेल करते हैं, बट अल्टीमेटली ये हार जाते हैं, इसका कोई फायदा होता नहीं है। तो फिर जब लड़ाई से नहीं जीत पाते तो ये लोग एक दूसरा हथियार अपनाते हैं। वो क्या हथियार था, लेट अस सी, रेजिस्टेंस। मतलब रशियंस के खिलाफ रेजिस्ट करने के लिए यहां पर हम देखते हैं लैंग्वेज को एक हथियार की तरह अपनाया जाता है, भाषा को एक हथियार की तरह अपनाया जाता है। कैसे, चलो देखते हैं। Members of the Polish clergy began to use language as a weapon of national resistance. Polish intentionally used for church gatherings and all religious instruction. अब बच्चों जब हथियार उठाकर भी रशियंस के खिलाफ ये लड़ नहीं पाते तो यहां होता क्या है कि जो चर्च गैदरिंग होती थी, है ना, चर्च क्या है, क्रिश्चियंस जहां पे वर्शिप करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, चर्च गैदरिंग के अंदर जितनी क्लर्जी थी, चर्च के जितने लोग होते थे, ठीक है, प्रीस्ट हो गया, जो भी हो गए, ये सारे लोगों ने अब पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करना चालू कर दिया।
सोचो, जिस भाषा के लिए उनको मना किया जा रहा है कि तुम पॉलिश भाषा में बात नहीं करोगे, वो लोग रेजिस्ट करने के लिए, रशियंस के खिलाफ जाने के लिए पॉलिश भाषा का ही इस्तेमाल करने लग गए। तो जब भी चर्च गैदरिंग होती थी, प्रीस्ट वगैरह सारे पॉलिश भाषा में बात करते थे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता था वो सब पॉलिश भाषा में दिया जाता था, और इस चीज के थ्रू दे वर रेजिस्टिंग अगेंस्ट द रशियन ऑक्यूपेशन। इस चीज के थ्रू बच्चों वो रशियन शासन के बिल्कुल खिलाफ जा रहे थे। कैसे? अपनी लैंग्वेज का सहारा लेकर, अपनी लैंग्वेज को एक हथियार बनाकर। हम लोग यहां पर देखते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या था। रशियन अथॉरिटीज ने लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बिशप्स को जेल में डाल दिया। दे वर सेंट टू साइबेरिया एज अ पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रीच इन रशियन। अल्टीमेटली ये जितने लोग पॉलिश भाषा में बात करते थे रशियन शासन के खिलाफ जाकर, उन सभी प्रीस्ट और बिशप्स, एक तरीके से चर्च के अंदर जो पंडित लोग होते हैं, ठीक है, प्रीस्ट और बिशप को उठाकर जेल में डाल दिया गया। उसी के साथ बहुत से प्रीस्ट बिशप को साइबेरिया भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट। उनको सजा देने के लिए उनको साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि वो लोग रशियन भाषा में बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन बच्चों, इस पूरे एग्जाम्पल के थ्रू हमें यह पता चलता है कि लैंग्वेज भी एक हथियार बन सकता है किसी शासन के खिलाफ जाने के लिए, किसी रूल के खिलाफ जाने के लिए। यू कैन ऑल्सो यूज योर लैंग्वेज, ठीक है, उसके थ्रू भी नेशनलिज्म की फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई है। अब जरा आते हैं रोमांटिसिज्म की बात करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। रोमांटिसिज्म की जो विचारधारा है किस चीज पे फोकस करती है? साइंस लॉजिक पर, इमोशन इंट्यूशन पर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, या पॉलिटिकल पावर पे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। जल्दी से मेरे सारे ज्वालामुखी सही सही आंसर बताएंगे। होमवर्क भी दूंगी, अभी टेंशन मत लो, तुम होमवर्क भी मिलेगा। ओके चलिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज इमोशन एंड इंट्यूशन। तो यहां पर रोमांटिक्स जितने लोग थे जो रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो लोग कहते थे कि साइंस और रीजन इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, बल्कि जो आपका दिल कहता है, जो आपके इमोशंस, जो आपकी गट फीलिंग, जो इंट्यूशन बोलता है, उस चीज पे ध्यान दो आप। ठीक है, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उस चीज पे ध्यान दो। इमोशन इंट्यूशन पे ध्यान दो। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। जो दिखाओ भाई हमको। यस तो शुभम, शेख तौसिफ, प्रतीक, उमंग, शाश्वत, उमाकांत और सुभान, सौरभ, अर्पित, विवेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वोक जीस्ट? वोक जीस्ट क्या था बच्चों? ट्रू जर्मन कल्चर, है ना। वोक जीस्ट का आइडिया था ट्रू जर्मन कल्चर। इस ट्रू जर्मन कल्चर के आइडिया को किसने इंट्रोड्यूस करा था? कार्ल मार्क्स, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, रूसो या फिर लॉक? देश की स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, ट्रू जर्मन कल्चर क्या था? वोक जीस्ट। किसने बोला था ये? कौन थे रोमांटिक थिंकर? बिल्कुल सही जवाब है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। शुभम, उमंग, कुणाल, शेख तौसिफ, एलियन, शिनचैन, हर्षित, आरुष, मोहम्मद, सुभान, आयुष, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। चलो अब ठीक है, फटाफट से लास्ट है, लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी से देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। 1830s का जो टाइम पीरियड था, दीज वर द इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप क्या होती है कि आर्थिक तंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को पैसे के मामले में फेस करनी पड़ती है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है। लेट अस सी व्हाई। सबसे पहले
पॉपुलेशन पूरे यूरोप में बढ़ गई थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी चीज, देवर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, मतलब इतनी नौकरियां नहीं थी जितने लोग नौकरी करने वाले थे। तो जनता ज्यादा है, नौकरियां नहीं है, तो क्या होगा इस केस में? अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है जनता के लिए, है ना। तीसरी चीज, रूरल एरिया से जो लोग थे वो माइग्रेट करके शहरों में आ रहे थे और ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे। स्लम का जो एरिया होता है बच्चों, जो चौल वाला इलाका होता है, जहां बहुत ही बुरे कंडीशंस में गरीब लोगों को रहना पड़ता है, उन स्लम्स में लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि वो गांव छोड़ के शहर तो आ जाते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन शहर में भी जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें ओवर क्राउडेड स्लम्स में, जहां बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर अपना गुजारा करना पड़ता है। स्मॉल प्रोड्यूसर, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज आ चुकी थी, इंडस्ट्रीज बहुत सस्ता मास प्रोड्यूस्ड सामान बना रही थी, और इस वजह से हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, जैसे एक कपड़ा वहां पे तो बन रहा है 100 रुपए का, लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो तो घर पे बैठ के मेहनत कर करके कपड़ा बुन रहे हैं। वो एक कपड़ा उनको बनाने में इतना टाइम लग रहा है, इतनी मेहनत लग रही है, इतना पैसा लग रहा है, तो वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो कभी कंपीट ही नहीं कर पाते थे इस मिल बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ में। जो चीजें फैक्ट्रीज में बन रही थी उसके साथ कंपीट नहीं कर पा रहे थे हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो घर में थोड़ा बहुत कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। पेजेंट्स जो है, हैवी बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज ऑब्लिगेशंस, तो जहां पे अरिस्टोक्रेसी के पास अभी भी पावर थी, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वहां पर पेजेंट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें वही जो है ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी पड़ती थी, उनका कहा मानना पड़ता था, उनके हिसाब से काम करना पड़ता था, ठीक है, लेबर की तरह काम करना पड़ता था। तो पेजेंट्स भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे। एंड फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी आपको शहरों में हर जगह देखने को मिल रही थी। बहुत बुरी स्थिति यहां पर हो जाती है बच्चों। हम लोग देखते हैं इसी दौरान फूड शॉर्टेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू पॉपुलेशन जो है पेरिस की सड़कों पर उतर आती है। तो यही सब चीजें चल रही थी, बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई थी, जनता के पास ना तो खाने को कुछ है, ना तो पैसा है, बेरोजगारी हो रखी है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि पेरिस के अंदर जनता जो है सड़कों पर उतर आती है प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। बैरिकेड लगाए जाते हैं अक्रॉस द सिटी, ताकि बच्चों जनता को रोका जाए, बैरिकेड वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन लुई फिलिप अब यहां पर डर के मारे भाग जाते हैं। लुई फिलिप को पता होता है कि ये जो जनता है ना अभी बहुत गुस्से में है, ये आके मुझे ही पीटेगी, मुझे ही मारेगी। तो लुई फिलिप समझदारी इस चीज में समझते हैं कि मैं भाग जाता हूं, नहीं तो जनता मेरे पे ही अटैक करेगी। तो लुई फिलिप, जिनको बच्चों अभी जुलाई रेवोल्यूशन के बाद में राजा बनाया गया होता है, अब लुई फिलिप भी राजगद्दी छोड़कर भाग गए, रवाना हो गए। चेंजेस क्या होते हैं इसके बाद? फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम करता है कि फ्रांस अब एक रिपब्लिक है। तो नेशनल असेंबली जो लोगों की इलेक्टेड बॉडी होती है वो अभी बोलता है कि फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब यह है बच्चे कि अब से फ्रांस के अंदर एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट रहेगा फ्रांस के अंदर, ऐसा नेशनल असेंबली ने बोला। तो ये चेंजेस करे गए। राइट टू वोट, राइट टू वोट अब जो है सारे एडल्ट मेल्स 21 साल से ऊपर सभी को दे दिया जाता है। देखो अभी तक क्या था कि मेल्स जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही लोग वोट दे सकते थे, लेकिन अभी उसमें भी बदलाव किया जाता है कि अब से सारे आदमी 21 साल से ऊपर जो होंगे, ठीक है, उनको वोटिंग राइट मिलेगा। अब प्रॉपर्टी वगैरह का सिनेरियो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। अब जितने भी आदमी 21 एंड अबव इयर्स के हैं उनको राइट टू वोट मिल जाएगा। महिलाओं को अभी भी नहीं मिला है, लेकिन स्टिल बेटर थोड़ा सा सिनेरियो हुआ है। राइट टू वर्क गारंटी करा गया कि सभी को काम करने का अधिकार है, ठीक है, काम सभी को मिलेगा। और नेशनल वर्कशॉप्स, सरकार द्वारा वर्कशॉप्स बनाई गई जिसके थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी जा सके, जिसके थ्रू लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारे चेंजेस आते हैं 1830s के दौरान, कहां पर? फ्रांस के अंदर। ओके, तो आपने देखा क्या हुआ? आपने देखा यहां पर क्या हुआ कि बच्चों बेसिकली इतनी बुरी स्थिति थी, जनसंख्या बढ़ चुकी थी, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, उसके बाद इतनी फसल खराब हो गई है, लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं है। इस दौरान लोग सड़कों पर उतर आते हैं फ्रांस के अंदर, वहां के राजा लुई फिलिप भाग जाते हैं, फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है। राइट टू वोट सारे एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स गारंटी करा जाता है। नेशनल वर्कशॉप्स बनाई जाती है। राइट टू वर्क गारंटी करा जाता है कि सभी को काम दिया जाएगा, सभी को रोजगार दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब एक लास्ट चीज,
ये एक एग्जाम्पल है, बस इसको देखेंगे, क्लास हम एंड करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ये लास्ट चीज है। चलो देख लेते हैं। सिलीसिया एक जगह थी बच्चों, यहां पे जो वीवर्स थे, वीवर्स कौन होते हैं? जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं। सिलीसिया के वीवर्स भी विद्रोह कर देते हैं 1845 में। क्यों विद्रोह करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1845। सिलीसिया में एक अपराइजिंग था जिसपे वीवर जो है विद्रोह कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। तो मैं आपको बताती हूं हुआ क्यों था ये। अब देखो होता क्या था, वीवर का कपड़े बुनने का काम है, कॉन्ट्रैक्टर वीवर को आके रॉ मटेरियल देता था, कच्चा सामान जो चाहिए कपड़े बनाने का वो देता था, ठीक है, साथ ही में बताता था कि किस डेट तक आपको जो है काम कंप्लीट करना है, किस डेट तक आपको कंप्लीट करके देना है कपड़े, कि सपोज अभी आज कौन सी तारीख है, आज है 15 तारीख, कि आपको 30 तारीख तक कपड़ा बना के देना है, ये भी बताता था, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता था, और जब काम कंप्लीट होता था तो ये कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट भी देता था, पैसे भी देता था। लेकिन ओवर द टाइम बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने पेमेंट रिड्यूस करनी चालू कर दी, कि पहले ये जिस चीज का 1000-2000 देते थे अब इन्होंने कम करके 700-800 रुपए देने चालू कर दिए। ग्रेजुअली अपनी पेमेंट रिड्यूस करते गए। अब सिलीसिया के वीवर कह रहे हैं कि भाई एक तो स्थिति इतनी बुरी है और ये लोग अब हमें पैसे भी कम दे रहे हैं। इन्होंने क्या करा, हमें पैसे भी कम देना चालू कर दिया। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्टर्स रॉ मटेरियल ऑर्डर्स फिनिश टेक्सटाइल के लिए देते थे, ड्रास्टिकली इन्होंने अपनी पेमेंट रिड्यूस करी। इस वजह से कई बारी हमारे जो वीवर्स हैं उन्हें ये लगना चालू होता है कि हमें जो है एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, हमारे साथ शोषण किया जा रहा है एंड चीटिंग हो रही है हमारे साथ। और इसी वजह से बच्चों ये वीवर्स जो है रिवोल्ट कर देते हैं, ये वीवर्स जो है अपराइजिंग कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, ठीक है। तो मेरे प्यारे ज्वालामुखियों यहां पर चीजें जो है ना एंड होने वाली हैं। यहां पे देख लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन आएगा, जल्दी से देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। चलो, सिलीसिया के जो वीवर्स थे, अभी अभी मैंने आपको बताया, सिलीसिया के वीवर्स ने रिवोल्ट कब किया था? रिवोल्ट तो करा, विद्रोह में वो उठे थे, लेकिन कौन से साल में इन्होंने विद्रोह करा? जल्दी से मुझे बताओ। 1830, 1845, 1848, 1850, जल्दी। क्या है आंसर? बिल्कुल सही जवाब है गाइस यहां पर 1845, ऑप्शन बी। देखते हैं कितने बच्चों ने, अरे कोई नहीं सही है, फिर भी ठीक है, ठीक है। शुभम, उमंग, विवेक, राजवीर, कनव, सुभान, आदित्य, मोहित, स्वयं, अंश, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। जल्दी से आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका पोल का, इसके बाद फाइनल लीडर बोर्ड दिखाऊंगी। मेजर कॉज क्या था 1848 रेवोल्यूशंस का? बच्चों 1848 के अंदर ये जो रेवोल्यूशंस आ रही थी इसके पीछे मेजर कारण क्या था? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक हार्डशिप, फॉरेन इन्वेजन या क्लाइमेट चेंज? बहुत ईजी है। क्या रीजन था जिसकी वजह से 1848 में लोग रेवोल्यूशन लेकर आने लगे थे? दिक्कत थी ना, किसी चीज से तो परेशान थे, क्या वो चीज थी, क्यों परेशान थे, क्या हो गया था ऐसा, बताओ जल्दी। हो गया? क्या है आंसर? अच्छा टाइम एंड हो गया। इकोनॉमिक हार्डशिप, बिल्कुल सही। तो आर्थिक दिक्कतें आ रही थी जिस वजह से हम देखते हैं कि 1848 में रेवोल्यूशंस आना चालू हुई थी। प्रणव, कुणाल, उमंग, प्रतीक, अच्छा देखो यार ये होती है मैनिफेस्टेशन। उमंग ने अपने नाम के आगे लिख रखा है पोल लीडर, और वो लीड कर भी रहे हैं यार, अमेजिंग, नाइस। दिस इज मैनिफेस्टेशन गाइस, प्लीज मैनिफेस्ट, ट्रस्ट मी इट रियली वर्क्स। हार्ड वर्क एंड मैनिफेस्टेशन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही घातक है। बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करो, ट्रस्ट मी आपको बहुत आगे चीजें लेकर जाएंगी।
प्रतीक, रौनक, शुभम, सुभान, घोस्ट मैन इज बैक, ओके, उमाकांत एंड शेख तौसिफ। ऑलराइट, एक बारी फाइनल लीडर बोर्ड पे भी नजर डालते हैं। तो यहाँ पे शुभम जो है नंबर 1 पर है, कुणाल नंबर 2 पर है, उमंग पोल लीडर नंबर 3 पर है, और फिर है हमारे शेख तौसिफ, विवेक, आयुष, कनव, सौरभ, अनय एंड आदित्य। अमेजिंग गाइस, वेल डन वेल डन वेल डन। देखो यार, मेरे लिए तो सारे लोग पोल लीडर हैं, सारे जितने बच्चे हमारी क्लास में आते हैं, एवरीवन इज राइट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत बढ़िया हो आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से कंसिस्टेंटली बच्चों आंसर्स देते रहा करो। इवन इफ आपका नाम वहां लीडर बोर्ड पे नहीं आ रहा है, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। आप बच्चों जस्ट स्टे ट्रू टू योरसेल्व्स। आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आंसर्स दे रहे हो, आपको खुद पता है कि हाँ मैंने मेहनत करी है, मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, मैंने आंसर्स दिए हैं, मैंने सही आंसर दिया है। अगर मैंने गलत भी आंसर दिया है तो मुझे अब पता चल गया कि सही आंसर क्या है। दिस शुड बी योर लर्निंग, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज से निराश नहीं होना है कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आया। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। फोकस ऑन द बिगर थिंग। हमें एग्जाम में किस तरीके परफॉर्म करना है, ठीक है, उस चीज पे आपका फोकस रहना चाहिए। दैट शुड बी योर एम। उस चीज को ही दिमाग में रख के मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ओके, चलो। अच्छा, माइंड मैप बच्चों इतना सही है। हम लोग ना यहाँ पे मतलब बेसिकली समराइज करने के लिए मैंने माइंड मैप बनाया था। एज ऑफ रेवोल्यूशंस का टॉपिक हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा अपहीवल फ्रांस में होता है जुलाई 1830, फिर ब्रुसेल्स में, ग्रीस में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने रोमांटिक्स की आइडियोलॉजी को देखा। इमोशंस, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस करो, साइंस, रैशनैलिटी पे फोकस मत करो, कल्चर के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ये सब चीजें। फिर हमने 1830s में देखा पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड शॉर्टेज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। फ्रांस के अंदर क्या हुआ, फ्रांस एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, लुई फिलिप भाग गए, और उसी के बाद हम देखते हैं नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। दिस इज हाउ वी सम इट अप। एंड ये देख लेना आप, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके थ्रू आप एक क्विक रिविजन कर सकते हो। बाकी ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चंस भी हैं, 3 मार्क भी हैं, 5 मार्क भी हैं, तो इन्हें आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप प्रॉपर लिख लिख के भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो एक बारी जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस देखते चलो और आंसर उनका रिवाइज करते चलो। इससे जो आपका टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने ये रिमार्क दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कौन सी ट्रीटी के बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। जर्मन टर्म दास वोक का मतलब क्या होता है। तो ये बहुत से जो 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में आ जाते हैं आपके। ये बेसिकली एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो यू शुड नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। 3 मार्क्स में जुलाई रेवोल्यूशन ने ब्रुसेल्स को कैसे अफेक्ट करा। रोल ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको वही पोलैंड और रशिया वाला एग्जाम्पल लिखना है कि लैंग्वेज के थ्रू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट पोलैंड में कैसे डेवलप हुए थे। इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप एंड कल्चर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑल ऑफ दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, जस्ट गो थ्रू देम, आंसर्स इनके एक बार रिवाइज करो, एंड दैट इज हाउ you guys will excel. That is how you guys will revise each and everything. चलो, कौन सा गाना सुनाओ यार। देखो मेरी आवाज इतनी बुरी है और क्लास लेने के बाद तो वैसी और ही हो जाती है बुरी। तो वो वाला गाना गाते हैं ना, जो गाना हर कोई गाता है। कौन सा गाना। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरे को आगे गाना नहीं आता है। तो यार ऑल्दो आई नो कि आप लोगों का दिल बिल्कुल भर चुका है। आप कह रहे हो कि मैम अब हमें जाने दो मैम, हमारा क्लास का टाइम हो गया है। लेकिन बच्चों मैं तुम्हें अभी और भी पढ़ा सकती हूँ। जितनी देर तुम बोलोगे ना मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। चलो, तो यार ये सिंगिंग कंपटीशन किसी और दिन रखवाएंगे, और फिर जो तुम्हारे ये सॉन्ग रिक्वेस्ट्स हैं उन्हें किसी और दिन मानेंगे। आधे तो जो तुम गाने लिखते हो मेरे को उसके लिरिक्स ही नहीं आते। तो मैं ना ऐसा करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं कोई लिरिक्स खोल के लाऊंगी ताकि मैं लिरिक्स देख के गाना गा सकूं। मुझे सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के लिरिक्स आते हैं बच्चों। गानों के लिरिक्स मैं भूल चुकी हूँ। तो यार यहाँ पर मजा आया ना, आज बहुत मजा आया ना। फुल एनर्जी के साथ पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है, फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ हमारे ज्वालामुखी ने आज की पढ़ाई करी है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी लाइक ऑल ऑफ यू गाइज आर द बेस्ट। मैं बच्चों क्लास में देख रही हूँ इस साल का जो उड़ान का हमारा बैच होने वाला है, मेरे को अभी से पता चल गया है गाइज कि यू गाइज आर सो अमेजिंग।
बहुत मजा हमें थ्रू आउट द ईयर आने वाला है। मैं जितना ज्यादा जोश से यहाँ पर पढ़ा पा रही हूँ, वो पता है मैं क्यों पढ़ा पा रही हूँ। यू गाइज आर द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ जो टीचर खड़ा है उसको जोश पता है कहां से मिलता है, वहां पर जो बच्चा कमेंट कर रहा है ना उससे जोश मिलता है। तो बिकॉज यू गाइज हैव दैट एनर्जी, वो एनर्जी मेरे तक आ जाती है और मैं फिर उस एनर्जी से पढ़ा पाती हूँ। तो यार आपकी उज्जू मैम यहीं पे आज करती है साइन ऑफ, और यहां पर हम चलते हैं आज, ठीक है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस सेम चैप्टर। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। तब तक इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बच्चों रिवाइज करके आना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोग ऐसा भूल जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, फिर उस टॉपिक में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी अमेजिंग टॉपिक। अगली क्लास में हम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे कि उनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, कैसे वो लोग नेशन स्टेट बने थे। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए यू ऑल नो दैट आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अपना ख्याल रखो एंड बहुत सारी मेहनत करो, बहुत सारी